हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। ये आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ निकाले गए हैं जो हमारी बिलीव ई लर्निंग की तरफ से आपके सामने लेकर आए हैं हम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं हमारे एमसीक्यूज़ में या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में किस टाइप्स के एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको दे रखे हैं पार्टनरशिप इज़ अ डैश बिटवीन पार्टनर्स। तो डैश बिटवीन पार्टनर्स यानी कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर्स के बीच का एक रिलेशन है, राइट। तो ऑप्शंस क्या है? रिलेशन, डील, कॉमर्स या बिजनेस। तो ये एक रिलेशन है। बिजनेस तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिलेशन है। ठीक। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं 3, 12, 100 या अनलिमिटेड। तो देखिए कितने हो सकते हैं। पहले अनलिमिटेड हुआ करते थे, बट अब क्या लिमिट बना दी गई है? 100। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल विजिट ओल्ड प्लेसेस। कह रहे हैं गुडविल इज नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल विजिट ओल्ड प्लेसेस। गुडविल कुछ भी नहीं है जो कि गुडविल अगर देखा जाए तो गुडविल एक वो होती है जिसके ज़रिए आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपकी पुरानी ही जगह पे दोबारा वापस आए। ये पॉसिबिलिटी रखना एक कस्टमर की। ठीक, ये होती है गुडविल। ये किसके थ्रू डेफिनेशन दे रखी है? लॉर्ड किंडल, लिनली, लॉर्ड एल्डन या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये डेफिनेशन आपके लॉर्ड एल्डन जो ऑप्शन सी है उन्होंने दिया है। ठीक, तो इस बेस पे आपके डेफिनेशंस भी आते हैं, तो डेफिनेशंस को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ गुडविल आर, यानी कि हमारे गुडविल के मेथड्स क्या होते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके एवरेज प्रॉफिट भी गुडविल का मेथड है, सुपर प्रॉफिट भी मेथड है, एन्युटी मेथड भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुडविल हैज़ डैश टाइप ऑफ नेचर। गुडविल के गुडविल के पास कितने टाइप के नेचर होते हैं, यानी कि गुडविल कितने नेचर की होती है? तो हमें पता है गुडविल 3 नेचर की होती है, कैट्स नेचर, डॉग्स नेचर और रैट्स नेचर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 5, 6, 3 और 1। तो ऑप्शन है आपका 3। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपके सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या एक्चुअल प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट माइनस गुडविल, या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। जो हमें एक्चुअल में प्रॉफिट होता है उसको हम माइनस करते हैं हमने जो प्रिडिक्ट करके रखा है, यानी कि जितना हमने लिमिट सेट की थी नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक, तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन डैश अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर बात करो तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है। वो कौन सा अकाउंट बनता है? हर एक पार्टनर के लिए कौन सा अकाउंट आप बनाते हो? आपका कैपिटल अकाउंट। सभी पार्टनर्स के लिए आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, राइट। नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट इज इन्फोर्स्ड। किस ईयर में पार्टनरशिप एक्ट इन्फोर्स्ड हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 1932, 1418, 2018 या 1956। तो हमें पता है हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट हमारी इन्फोर्स्ड हुई थी 1932 में। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्या है? 9 क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैरी पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन दी। क्या है ऑप्शन? इक्वल रेशियो, कैपिटल रेशियो, बोथ या नन ऑफ दीज। क्या कह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैरी पार्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन दी, यानी कि अगर
एब्सेंस है, यानी कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि हाँ कौन कितना शेयर ले रहा है। तो हमारे पार्टनर जो यानी कि हमारे कॉन्ट्रैरी पार्टनर्स होते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो बताया नहीं गया है कि कौन सा रेशियो है, कौन कितना पे कर रहा है। कुछ जब डिसीजन नहीं रहता, कुछ बताया नहीं जाता, तो इक्वल रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन? मिनिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। कम से कम एक पार्टनरशिप फर्म में मतलब कितने कम से कम पार्टनर्स होने चाहिए? ऑप्शन दे रखा है 4, 7, 2 या 1। तो आपका ऑप्शन है 2, क्योंकि एक इंसान तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता अकेला, ठीक है। 2 तो कम से कम होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। विच वन इज करेक्ट फॉर्मूला? अब इसमें से करेक्ट फॉर्मूला निकालिए। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, या ओल्ड प्लस न्यू, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपके करेक्ट फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे आपका करेक्ट फॉर्मूला यही होता है, ठीक, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। नेक्स्ट दे रखा है रिवैल्यूएशन इज अ डैश, यानी कि रिवैल्यूएशन क्या है? नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नन ऑफ दीज। तो इसमें यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसका रूल क्या रहता है? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो वही रूल रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी फॉलो किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बियर बाय, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो किसकी कौन बियर करता है? हमारे ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, या सभी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स उसको बियर करते हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स उसको लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज ऑलवेज। आपके जो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या रहेगा? हमेशा आपके करेंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिक्रीजमेंट इन लायबिलिटी इज, अगर आपकी लायबिलिटी में अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा कि एक्सपेंस में जाएगा, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिक्रीजमेंट इन एसेट्स इज, यानी कि अगर आपके एसेट्स में कमी हो रही है तो आपको क्या होगा? मतलब तब क्या हो रहा है? एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट है कि गेन है? तो अगर हमारे एसेट्स में गिरावट हो रही है, हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो वो हमारी ना तो एक्सपेंस होगा, ना तो एक्सपेंस होगा, ना तो प्रॉफिट होगा, ना ही गेन होगा, क्योंकि हम हमारे वो क्या हो रहे हैं? एसेट्स कम हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा लॉस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंक्रीमेंट इन लायबिलिटीज़, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या है? अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं? लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंस, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही है लॉस, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू माइनस ओल्ड, ये किसका फॉर्मूला है? हमें पता है न्यू माइनस ओल्ड किसका फॉर्मूला होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो गेनिंग रेशियो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A, B and C are partners in a partnership and share profit and loss in 3:5:2. Find the new ratio of A retires from the firm. कह रहा है A, B and C are the partners. ये दोनों पार्टनर्स हैं और ये क्या हो रहे हैं? पार्टनर्स हैं 3:5:2 के फॉर्म में, ठीक। और ये क्या कर रहे हैं? ये एक नया रेशियो, यानी कि हमारा एक एक पार्टनर है ए, वो क्या हो रहा है? फर्म से रिटायर हो रहा है, तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा? बी और सी का। तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा? ए चला जा रहा है तो ए का रेशियो काट दीजिए, 3 कट जाएगा, तो बचे कौन से रेशियो हमारे पास?
5 और 2 बचा, तो इनमें से आपका 5:2 आपका सही ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो उस पर मत जाइए, ये 5:2 आपका सही ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिटायर्ड पार्टनर कैन रिसीव हिज ड्यू अमाउंट इन, हमारा जो रिटायर्ड पार्टनर है वो अपनी उसका जो अमाउंट होता है, जो भी उसको पैसा मिलता है, वो कैसे रिसीव करता है, कैश फॉर्म में, कैपिटल में, या इंस्टॉलमेंट में, या ऑल ऑफ दीज। तो वो कैसे करता है, वो इंस्टॉलमेंट हो, कैश में लेके जाता है, इंस्टॉलमेंट है, ये सभी चीज़ें वो लेकर जाता है, चाहे उसकी कैश हो चाहे कैपिटल हो, अगर उसने इंस्टॉलमेंट लिए तो वो भी लेकर जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन इज़ योर राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द होल गुडविल इज क्रेडिटेड टू दी कैपिटल, यानी कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो पूरी गुडविल क्या होती है, क्रेडिट होती है हमारी कैपिटल अकाउंट में। तो कैसे क्रेडिट हो रही है, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स, या ऑल पार्टनर्स, या नन ऑफ दीज। तो कौन क्रेडिट कराता है, हमारा जब पार्टनर रिटायर होता है तो कौन वो करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, रिटायर्ड पार्टनर्स गुडविल इज पेबल इन, आपकी जो रिटायर पार्टनर है जब वो जा रहा होता है तो उसकी गुडविल किस में पे की जाती है, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, या सैक्रिफाइस रेशियो में। तो किस में की जाती है, उनके न्यू रेशियो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन न्यू बैलेंस शीट, यानी कि अगर कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो उसको बैलेंस शीट में अलग से दिखाते, किधर साइड, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, या बोथ दी साइड, या नन ऑफ दीज। तो किधर साइड दिखाते हो आप, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना। नेक्स्ट है, इफ रिजर्व इज गिवन इन बैलेंस शीट देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अगर रिजर्व दे रखा है तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर्स में, या ऑल पार्टनर्स में, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हमेशा वो ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है, देयर इज नो डिफरेंस इन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है सैक्रिफाइस रेशियो में और गेनिंग रेशियो में। ये अब आपको बताना है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है, कि नॉट कन्फर्म्ड, या नन ऑफ दीज। तो गेनिंग रेशियो अलग होता है, सैक्रिफाइस रेशियो अलग होता है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1, what will be the new ratio if a new partner is admitted in a partnership firm, the 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि अब यहाँ पे इस टाइप्स के भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि अब आप निकालिए कि ए बी एंड सी हमारे पार्टनर्स हैं जो 3:2:1 के फॉर्म में आपके पार्टनर्स हैं, और उन्होंने 1/6, नया पार्टनर जो है वो 1/6 शेयर के लिए आपका पार्टनर बन रहा है, तो फिर इनका न्यू रेशियो वो क्या रहेगा, इनका न्यू रेशियो क्या रहेगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, अज्यूम करोगे। ठीक, अज्यूम करने के बाद उसमें से नया जो 1 आपने अज्यूम किया है कि ऑल प्रॉफिट में से 1 माइनस कर देंगे, इनका प्रॉफिट आपने माइनस कर दिया, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो न्यू रेशियो निकल आएगा। तो आप जब रेशियो निकालोगे तो इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना तो 3:2:3:1 आएगा, ना 3:3:2:1 आएगा, ना 5:2:2:1 आएगा, यानी कि इसमें से आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज है। एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंपनी एक्ट इज अप्लाइड, कंपनी एक्ट कब अप्लाई हुई थी। तो कंपनी एक्ट आपकी 1932 में अप्लाइड हुई थी, सॉरी
1932 तो आपका पार्टनरशिप एक्ट था। कंपनी एक्ट कब अप्लाइड हुई है? 2013। वैसे तो 1956 में हुई थी, बट अगर 1956 गिवन नहीं है, 2013 गिवन है, तो 2013 आप कहोगे, लिखो, वो ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में कितने कम से कम मेंबर्स होने चाहिए? आपके 2 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक। मिनिमम मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? आपके 7 मेंबर्स होने चाहिए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ शेयर्स। आपके शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3, 5, 2 या 7? तो आपके शेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ विच शेयर इज फिक्स्ड, यानी कि आपके कौन से शेयर्स की रेट फिक्स्ड रहती है? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बोथ या नन ऑफ दीज? तो आपके प्रेफरेंस शेयर की शेयर्स का रेट फिक्स रहता है। नेक्स्ट है शेयर्स कैन बी इश्यूड एट। आपके शेयर्स किस पे इश्यूड कर सकते हैं? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट या ऑल ऑफ दीज? तो आपका आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपको ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दे रखा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? नेचुरल पर्सन, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, नॉर्मल पर्सन या नन ऑफ दीज? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी या मैनेजर ऑफ अ कंपनी। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो ऑप्शन 1 इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स गेट। वो क्या पाते हैं? डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट या नन ऑफ दीज? वो क्या उनको क्या मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट के बदले? डिविडेंड। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। क्या है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट? क्या है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नन ऑफ दीज? तो ये क्या है, कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही होगा? नॉमिनल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इज कैपिटल रिसिव, रेवेन्यू रिसिप्ट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या नन ऑफ दीज? तो आपका ये जो इश्यू आपने किए हैं शेयर्स, ठीक, उसमें से जो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है तो वो क्या है आपका? तो ये आपकी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉल्स इन एरियर्स आर। कॉल इन एरियर्स क्या है? एडेड इन कैपिटल, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट या नन ऑफ दीज? ये आपकी कैपिटल में ऐड होते हैं कि आपकी कैपिटल से माइनस कर दिए जाते हैं या आपके प्रॉफिट से घटा दिए जाते हैं? तो ये क्या है? कॉल इन एरियर, यानी कि आपका पैसा नहीं मिला ना, तो आपकी कैपिटल में से इसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी इज़ योर राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है न्यू कंपनीज एक्ट 2013 वॉज अप्लाइड सिंस। आपकी न्यू कंपनीज एक्ट जो है, नई कंपनी, वो 2013 वो कब अप्लाइड हुई थी? जनवरी 1 2013 को, जनवरी 31 2013 को या अप्रैल 1 2014 को? तो ये अप्लाइड कब हुई थी? आपकी अप्रैल 1 2014 को अप्लाई हुई थी। ठीक है, बनी ये 2013 में थी, पर इसको अप्लाई कब किया गया था? अप्रैल 1 2014 में। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कैपिटल इज डिमांडेड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन इज कॉल्ड, यानी कि कौन सी कैपिटल डिमांड होती है डिसोल्यूशन के टाइम पे? कैपिटल रिजर्व, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या नन ऑफ दीज? तो कौन सी डिमांड की जाती है? आपकी रिजर्व कैपिटल दी जाती है। ठीक है, लेकिन आपके में ये ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो यानी कि नन ऑफ दीज होगा। ठीक। फिर नेक्स्ट है विच शेयर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। कौन से शेयर्स डिस्काउंट पे हो सकते हैं? ऑल शेयर्स, नो शेयर्स, ओनली स्वीट शेयर्स या नन ऑफ दीज? आपके सभी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर दिया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अब नहीं होती हैं। लेकिन अगर ऑप्शन है तो आप करोगे ऑल शेयर्स। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है?
नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नन ऑफ दीज? तो आपकी एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड ऑफ रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि क्या दे रखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि जब आप इश्यूड करते हो शेयर्स को तो कम से कम दिनों में कम से कम दिनों में सब्सक्रिप्शन कितना हो जाना चाहिए? तो कितने डेज में हो जाना चाहिए? 90 डेज, 214 डेज या 100 डेज या 60 डेज, यानी कि 60 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाने चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर नॉन एज एम्प्लॉइज, ओनर, क्रेडिटर या नन ऑफ दीज, यानी कि शेयर होल्डर हमारी कंपनी के क्या है? ओनर है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओनर या नन ऑफ दीज। तो डिबेंचर होल्डर हमारी कंपनी के क्या हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट या ऑल ऑफ द अबव। तो डिबेंचर्स को हम इन सभी पे इशू कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डिबेंचर्स आर शोन इन बैलेंस शीट। डिबेंचर्स हमारे बैलेंस शीट में कहाँ शोन होते हैं, कहाँ दिखाए जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में, शेयर कैपिटल में या नॉन करेंट लाइबिलिटीज में या रिजर्व एंड सरप्लस में। तो हमें पता है डिबेंचर होल्डर्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो यानी कि ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट। डिबेंचर्स कैसे रिडीम्ड हो सकते हैं? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट या ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है डिबेंचर्स इज द पार्ट ऑफ। डिबेंचर्स किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का, ओनरशिप का, लोन का या इन सभी का? तो डिबेंचर हमारा लोन होता है ना, तो किसका पार्ट है? लोन का। जनरली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड या नन ऑफ दीज। जितने भी हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो सभी नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो सभी सिक्योर्ड रहते हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी 12%, 13%, 18% या सर्टेन रेट, यानी कि जो भी रेट डिसाइड होता है डिबेंचर्स पर वो क्या होता है इनमें से? तो यानी कि कोई भी रेट डिसाइड नहीं रहता, एक सर्टेन रेट रहता है जो जो जितने पे खरीदना चाहे, जितने परसेंटेज पे, उसका वो रहता है। कोई फिक्स्ड रेट एकदम से नहीं बता सकते कि हाँ जो खरीदेंगे 12 पे ही खरीदेंगे या 13 पे खरीदेंगे, वो एक सर्टेन रेट पे खरीदते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम फॉर अ कंपनी इज। जो भी आप डिबेंचर्स इशू करते हो प्रीमियम पे, वो कंपनी के क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, प्रॉफिट होती है या एसेट होती है? तो ये आपकी क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? विच एसेट इज नॉट अ करेंट एसेट। इनमें से कौन से करंट एसेट नहीं है? तो डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल या स्टॉक। तो इनमें से कौन से आपके करंट एसेट्स नहीं? करंट एसेट्स पहली बात क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जो आपके विद इन अ ईयर या जल्द से जल्द जिनको आप क्या कर सको, पे कर सको, या जो बहुत ही जल्दी क्या हो सके आपके उसमें कैश में कन्वर्ट हो सके। तो इसमें से कौन से हैं? इसमें से आपके डेटर्स होंगे, यानी कि डेटर्स ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहते, बहुत ही कम दिनों में ही, यानी कि 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल ऑफ बैलेंस शीट। कौन सी लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती? कंटिंजेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, अनक्लेम डिविडेंड या नन ऑफ दीज। तो हमारी बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटीज नहीं दिखाई जाती। ऐसी लाइबिलिटीज़, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं हमारी? ऑप्शन ए सही है, पर कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हुई नहीं है बट हो सकती हैं, यानी कि हो सकती हैं, अभी होना बाकी है। ठीक, तो ऐसी नहीं दिखाई जाती लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड बाय। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो किसके थ्रू प्रिपेयर होता है? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज या नॉन ऑफ दीज। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके थ्रू बनता है? कंपनीज के थ्रू, कंपनी बनाती है। नेक्स्ट
विच रिजर्व इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, कौन सा रिजर्व नहीं शो किया जाता? सीक्रेट, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या नन ऑफ दीज? तो आपका सीक्रेट रिजर्व। नेक्स्ट, हाउ मैनी फॉर्मेट्स ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर देयर? कितने फॉर्मेट होते हैं? तो 2 फॉर्मेट होते हैं, तो ऑप्शन ए। इसके बाद है द डिविडेंड विच इज पेड मिडल ऑफ द ईयर, जब भी डिविडेंड आप साल के बीच में देते हो तो वो कैसा, कौन सा डिविडेंड माना जाता है? इंटरिम डिविडेंड, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट इंक्लूडेड इन फिक्स्ड एसेट्स, कौन सी एसेट्स आपकी फिक्स्ड एसेट्स में नहीं इंक्लूड हो रही है? तो डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर या लैंड एंड बिल्डिंग? बाकी सब हैं बट डेटर्स आपके फिक्स्ड एसेट्स नहीं हैं। नेक्स्ट, इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट फाइनल अकाउंट इज कंपल्सरी प्रिपेयर्ड, किस एक्ट के अंडर ये कहा गया है कि फाइनल अकाउंट कंपल्सरी है बनाना हर कंपनी के लिए? तो ये सेक्शन 129 के अंडर कहा गया है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 129 के एक्ट यानी के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी। मैक्सिमम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज़, यानी कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड किस में होता है करेंट लाइबिलिटीज़ पे करने का? 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ्स? तो हमें पता है करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो विद इन अ ईयर आपकी पे कर दी जाए, यानी कि इन 12 मंथ्स पे कर दी जाए, तो ऑप्शन ए। फिक्शियस एसेट्स इंक्लूड्स, आपके फिक्शियस एसेट्स क्या इंक्लूड करते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस या अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस या ऑल ऑफ दीज? तो ये क्या इंक्लूड करते हैं? ये सभी। ठीक, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है डिविजिबल प्रॉफिट इज नॉन एज नेट प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट? तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा क्या माना जाता है? वैसे तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माना जाता है, बट इन केस ऐसा कुछ मिसप्रिंट हो जाए तो फिर आप नेट प्रॉफिट लगा देना। नेक्स्ट है ऑन विच एसेट्स डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, किस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होते? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंसाइनमेंट या पेटेंट्स? लैंड पे होता है, मशीनरी पे होता है, पेटेंट्स पे होता है, पर कंसाइनमेंट पे नहीं होता। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज डज नॉट इंक्लूडेड, करंट लाइबिलिटीज किस में इंक्लूड नहीं हो रही हैं इनमें से? प्रीपेड इंश्योरेंस, अनक्लेम डिविडेंड, क्रेडिटर्स या नन ऑफ दीज? तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, अनक्लेम डिविडेंड और क्रेडिटर्स, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सी आपकी करंट लाइबिलिटीज नहीं है? आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर नेक्स्ट है जनरली डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, किस पे नहीं चार्ज की जाती? मशीन, फर्नीचर, मोटर कार या लैंड? किस पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता? लैंड पे नहीं होता। What are the main reasons of obsolescence on assets? डेप्रिसिएशन, इनोवेशन, इंक्रीज इन प्राइस या नन ऑफ दीज? ऑब्सोलेंस कब होता है एसेट्स में? जब कोई आप नई इनोवेशन करते हो, तो ऑप्शन बी। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, बोथ या नन ऑफ दीज? तो डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? आपके कॉस्ट प्राइस पे। फिर नेक्स्ट है द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज बेस्ट फॉर मशीन, लैंड, बोथ या नन ऑफ दीज? तो डिमिनिशिंग मेथड किन के लिए बेस्ट होता है? आपके मशीन के लिए। ठीक, नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल ट्रेडर, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या नन ऑफ दीज? तो सोल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कौन बनाते हैं? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल ट्रेडर, फर्म, कंपनी या नन ऑफ दीज? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाती है? आपकी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो यहाँ पे इनमें से नन ऑफ दीज आएगा, कोई भी नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या ट्रेडर्स? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन नहीं बनाता? आपके ट्रेडर्स नहीं बनाते। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? लायबिलिटी होती है, एक्सपेंडिचर होता है, प्रॉफिट होता है या एसेट्स होते हैं? तो ये आपका
क्या होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका अकाउंट कैसा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज लाइब्रेरी, स्कूल, हॉस्पिटल या ऑल ऑफ द अबव। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसमें से, ये सभी हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, टू सर्व सोसाइटी, डेवलपिंग सोशल एंड रिलीजन, टू एंटरटेनमेंट विदाउट अर्निंग प्रॉफिट या ऑल ऑफ दीज। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये तीनों ही होता है, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज डैश ऑफ इंस्टीट्यूट्स। डोनेशन अगर आपको बिल्डिंग के लिए मिल रहा है तो वो इंस्टीट्यूट के लिए क्या है, लायबिलिटी है, एसेट है या एक्सपेंडिचर है या नन ऑफ दीज है। तो आपको बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल रहा है ना, तो वो क्या हो गया, आपकी लायबिलिटीज। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल रिसिप्ट फॉर अ लाइब्रेरी। कौन सी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है आपकी लाइब्रेरी के लिए, एंट्रेंस फीस, आपकी शॉर्ट डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप मेंबर फीस या नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है आपकी एंट्रेंस फीस, कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्या है, ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, किस में रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या नन ऑफ दीज में। तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू ही सिर्फ वो किए जाते हैं। नेक्स्ट है, आगाम शोधन अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज। आगाम शोधन अकाउंट क्या कहा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को या कैश अकाउंट को। तो इन सभी को आगाम शोधन अकाउंट कहा जाता है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आगाम शोधन अकाउंट किसको कहा जाता है, आपका ऑप्शन बी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आगाम यानी कि जो आ रहा है रिसिप्ट और पेमेंट शोधन, ठीक, तो ये होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रोफेशन पर्सन मेंटेन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन प्रिपेयर करता है, कैसे मेंटेन रखते हैं, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक या ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी के ज़रिए आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज पर्सनल है, रियल है, बोथ है या नन ऑफ दीज। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है, बैलेंस शीट इज अ डैश स्टेटमेंट, समरी, अकाउंट या नन ऑफ दीज। हमें पता है बैलेंस शीट हमारी क्या है, एक स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन अराइजेज ड्यू टू फॉल ऑन वैल्यू एंड मनी, फिजिकल वेयर एंड टीयर, इन्फ्लेशन या ऑल ऑफ दीज। डेप्रिसिएशन क्यों वो अराइज होता है, क्यों होता है, आपके पैसे में भी गिरावट हो सकती है, कोई भी आपका फिजिकल वेयर एंड टीयर हो सकता है, या इन्फ्लेशन हो गया, या ये सभी होते हैं, ठीक। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन सभी के ज़रिए होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, विच एसेट इज़ नॉट फिक्स्ड ऑफेंट, यानी कि कौन सी एसेट आपकी फिक्स नहीं है, मशीन, गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर या लैंड। तो आपकी गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट है, तो पर वो फिक्स्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है, डिविजिबल प्रॉफिट इज, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है या नन ऑफ दीज। हमें पता है डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, तो ये क्या हो गया, नन ऑफ दीज। फिर विच वन इज़ द करेक्ट एंट्री फॉर ऑफ फॉरफीचर अकाउंट शेयर। तो फॉरफीचर शेयर की सबसे करेक्ट एंट्री क्या रहती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, व्हेन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड इन। जब एप्लीकेशन रिसीव्ड हो तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है, कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व कैपिटल में, शेयर कैपिटल में या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो कहाँ जाके ट्रांसफ़र होती है, शेयर कैपिटल में। इन द एब्सेंस ऑफ डीड सैलरी शुड नॉट बी पेड, नॉट कन्फर्म या नन ऑफ दिस। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो सैलरी पे नहीं की जाएगी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है इन बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज, बैंकिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा नंबर किसके मतलब मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे? 10, 14, 20 या 100, सॉरी 200। तो कितने हो सकते हैं? 10। ठीक, तो इसको वो भी बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज, हमारी कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे ट्रीट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल या नन ऑफ दीज। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो क्या माना जाएगा आपका? क्लोजिंग, ओपनिंग या एडजस्टेड, या इनमें से कोई भी नहीं, तो वो आपका ओपनिंग कैपिटल से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट, मार्केट, बोथ या नन ऑफ दीज। तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? आपके कॉस्ट पर। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कंपल्सरी फॉर डैश, यानी कि सोल ट्रेडर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए कंपल्सरी है? हमारी कंपनीज के लिए, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफ़र होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में या कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ में? तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? रिजर्व कैपिटल अकाउंट में। ठीक, फिर नेक्स्ट है द क्रेडिट बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इंडिकेट्स, ये क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस अगर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है तो वो क्या है आपका? एक्सेस ऑफ कैश रिसिप्ट ओवर कैश पेमेंट्स, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या नन ऑफ दीज। तो वो क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है पार्टनरशिप एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, पार्टनरशिप एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1950, 1932, 1945, 1947 या 1956? तो पार्टनरशिप एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1932 में। ठीक, नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज शॉन इन एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ शोन होता है, कहाँ शो होता है? आपके एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो डिबेंचर्स आपके कहाँ शो होते हैं? जब भी आप डिस्काउंट करते हो तो वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही शो होते हैं। नेक्स्ट क्या है? द बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जो भी बैलेंस फॉरफीट हुआ है, शेयर फॉरफीट हुए हैं, वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? शेयर कैपिटल में, रिजर्व कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में, या नन ऑफ दीज में? तो वो कहाँ जाके ट्रांसफ़र होते हैं? कैपिटल रिजर्व में। फिर नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन अ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इट जनरली कैलकुलेटेड ऑन, अगर इंटरेस्ट अलाउ हुआ है तो वो किस पे कैलकुलेट होगा? एवरेज कैपिटल पे, शेयर कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? वो उनके शेयर कैपिटल पर कैलकुलेट होगा। फिर नेक्स्ट है अंडर द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ एसेट्स इज नेवर रिड्यूस टू ज़ीरो, कौन से मेथड के ज़रिए आपका जो डेप्रिसिएशन है वो अमाउंट ज़ीरो तक चला जाता है, कभी नहीं जाता है? तो कौन से मेथड में नहीं जाता है? आपके एन्युटी मेथड में। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द मिडल ऑफ द ईयर इज नॉन एज, जब डिविडेंड मिडल ऑफ द ईयर डिक्लेयर हो जाता है तो उस डिविडेंड को क्या कहते हैं आप? इंटरिम डिविडेंड। तो यानी कि ऑप्शन ए। आई विश आपको ये पूरे 100 MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs समझ में आए होंगे। ये थे हमारे अभी तक के जो भी क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। 100
मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इतने आपको हेल्पफुल हुआ होगा, ये ये हमारी विश है, ठीक। और साथ में ही हमारी कुछ दिनों में ही अब हम लोगों का एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की कॉमर्स की, ठीक। तो अगर आप लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हो, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके पास ये लास्ट का लास्ट मौका है आपके पास, इतना जान लीजिए कि आपकी रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है अभी कुछ दिनों में ही। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक गिवन होगी, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी गिवन है आपका। यहाँ स्टार्टिंग में भी आपको ये देखिए, आपको स्टार्टिंग में भी ये फ़ोन नंबर दे रखा है 8090925797 और एक और नंबर है 7380596891। इन पे कॉल करके आप अपनी फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कब रिवीजन सीरीज स्टार्ट होनी है, कब कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो जाओ जल्दी से, अभी भी मौका है, कुछ बिगड़ा नहीं है। जाओ जल्दी से रजिस्टर कराओ, हमसे कनेक्ट हो और अपनी रिवीजन सीरीज़ भी हमसे करो, ठीक, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो सके, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।